वेलकम बैक टू माय चैनल मुकेश शर्मा फैन ऑफ मुकेश। आज का हमारा टॉपिक है गुलाम की एंट्रेंस टू लॉ तथा गुलाम का नियम। तो इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो 1769 में एक साइंटिस्ट हुए थे जॉन रॉबिन्सन। उन्होंने बताया कि दो समान रूप से आवेशित गोले हैं, उनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो x की घात -2.06 के अनुसार बदलेगा। ये तो उन्होंने बता दिया, लेकिन इनके मध्य आकर्षण बल कैसे काम करेगा ये इसके बारे में ठीक ठाक कोई विशेष जानकारी नहीं दे पाए। उसके बाद में 1770 में हेनरी केवेंडिश ने बताया कि जब दो चार्ज जो बॉडी होते हैं उनके मध्य जो बल लगेगा वह बल उन बॉडी के जो चार्ज हैं उन पर तथा उनके मध्य की जो दूरी है उन पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। लेकिन हेनरी केवेंडिश इसको प्रकाशित नहीं कर पाए, इसलिए ये जो रूल है वो मान्य नहीं हो पाया। उसके बाद में 1785 में एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। उन्होंने बताया कि दो चार्ज बॉडी के मध्य जो बल लगेगा वो कितना लगेगा। इसके लिए उन्होंने एक उपकरण काम में लिया, एक अपरेटस काम में लिया जिसका नाम था टॉर्जन बैलेंस। तो हम थोड़ा बहुत टॉर्जन बैलेंस के बारे में जानेंगे और पता करेंगे कि कूलॉम अपने नियम के पास में कैसे पहुंचे। तो इसका डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक सिलिंड्रिकल ग्लास केस है, एक बेलनाकार कांच का डिब्बा है जिसके ऊपर क्या लगा रहता है, ढक्कन लगा रहता है। इस ढक्कन के अंदर से एक कांच की ट्यूब निकली रहती है। ठीक है, ये जो कांच की ट्यूब होती है धातु के टुकड़े के द्वारा क्या होती है, बंद होती है, जो क्या कहलाता है, ये ऊपर से इसको क्या बोलते हैं, टॉर्जन हेड, और हिंदी में इसको हम बोलेंगे मरोड़ी शीर्ष। ठीक है, इस मरोड़ी शीर्ष से क्या लगा रहता है, एक धागा, यहाँ पर क्या होता है, धागा बंधा रहता है। ठीक है, और ये धागा क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, फाइबर का होता है, लेकिन हम इस सिल्क का भी इसमें काम में ले सकते हैं। इस धागे के निचले सिरे पर एक क्षैतिज सुई लगी रहती है। यहाँ पर क्या लगी रहती है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, एक क्षैतिज सुई लगी रहती है। ठीक है, इस सुई के एक तरफ एक पीतल की डिस्क लगी रहती है तथा इसको बैलेंस करने के लिए इसके सामने की ओर एक और क्या लगा रहता है, गोला लगा रहता है, ताकि ये क्या रहे, बैलेंस रहे। यहाँ से कोई भी किसी भी प्रकार का विक्षेप होगा, हलचल होगी, उसको मापन करने के लिए इस जो बेलनाकार जो कांच का डिब्बा था उसके अंदर क्या लगी रहती है, ये क्या होती है, किसकी बोलते हैं, स्केल। इसके अंदर एक स्केल लगी रहती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले बॉल ए को, ये मान लीजिए क्या है, बॉल ए। ठीक है, इस बॉल ए को हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। मान लीजिए बॉल ए पर जो चार्ज है वो है Q, बॉल ए पर जो चार्ज है वो है Q। ठीक है, यहां से यहाँ एक सिस्टम और होता है, इधर से हम यहाँ होल होता है, इस होल में से हम क्या कर सकते हैं, एक बॉल को अंदर और ले जाया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक दूसरी बॉल लेते हैं और उस बॉल को ही क्या करते हैं हम, जितना चार्ज ए को दिया जाता है उतना ही चार्ज बॉल बी को दिया जाता है। तो बॉल बी पर भी चार्ज कितना है, Q है। दोनों की जो पोलरिटी वो क्या है, सेम है। अब क्या करते हैं, जब ये चार्ज Q से आवेशित हो जाती है तो इस बॉल बी को बॉल ए के पास में लाया जाता है। तो दोनों पर समान आवेश है, इसलिए दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। इस रिपल्सन के कारण ये बॉल है, ए बॉल है, इसके पास में बी बॉल जैसे लाएंगे तो दोनों में सेम चार्ज होने के कारण दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। जब दोनों में रिपल्सन होगा तो ये क्या होगी, विक्षेपित होगी, और इस विक्षेपित होने के साथ में ये ओसिलेट भी करेगी। ठीक है, तो ये विक्षेपित होगी और इस विक्षेप को यहाँ पर जो सिलिंड्रिकल जो ग्लास केस है इसमें स्केल लगी रहती है, इस स्केल के द्वारा क्या कर लिया जाता है, माप लिया जाता है कि कितना विक्षेप इसमें हुआ। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम इस स्केल के द्वारा इसका मापन कर लिया। अब जो आवेश बी पर कितना था, Q, और ए पर कितना था, Q। अब हम क्या करते हैं, बी गोले को या बी जो गेंद है उसको क्या कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, और बी पर आवेश Q है और इसके पास में हम क्या करते हैं, कोई अनावेशित गोला लाते हैं जो क्या है, अनचार्ज्ड है, अनावेशित गोला लाते हैं।
इन दोनों में क्या करवाते हैं हम, इन दोनों में कंडक्शन करवाते हैं। कंडक्शन करवाएंगे तो सममिति के अनुसार, सिमेट्री के अनुसार दोनों पर ही क्या हो जाएगा, समान रूप से आवेश आ जाएगा। दोनों पर समान रूप से आवेश कितना होगा, टोटल चार्ज कितना है Q, दोनों पर समान रूप से आवेश आएगा तो इस पर भी कितना आवेश हो जाएगा Q/2 और इस पर भी आवेश कितना हो जाएगा Q/2। अब क्या करेंगे, इस गोले B को पुनः गोले A के पास में लाएंगे, फिर इन दोनों में रिपल्सन होगा और फिर इनमें क्या होगा, विक्षेप होगा और इस विक्षेप को क्या कर लिया जाएगा, स्केल के द्वारा माप लिया जाएगा। इस प्रकार कूलाम ने देखा कि इस बार जो विक्षेप आ रहा है वो क्या आ रहा है, पहले की तुलना में कम आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में कूलाम ने ऐसे बहुत सारे केस लिए, Q/2 फिर क्या कर दिया, Q/4 कर दिया, फिर डिस्टेंस को भी क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, और इन दोनों के मध्य लगने वाले बल की गणना की। ठीक है, तो हुक का नियम क्या करता है, हुक का नियम ये कहता है कि जो प्रत्यानयन बल जो होता है, रिस्टोरिंग जो फोर्स होता है, वह विक्षेप के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जब ये बॉल विक्षेपित होगी तो वापस क्या आएगी, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करेगी, तो वह रेस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, इसके विक्षेप के क्या होगा, समानुपाती होगा। जितना ज्यादा विक्षेप होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेस्टोरिंग फोर्स होगा। ठीक है, तो एफ आर बराबर, जैसे समानुपाती का चिन्ह उठाएंगे तो क्या आएगा, एक नियतांक आएगा, इस नियतांक को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। तो यहां से फॉर्मूला आ गया एफ बराबर के थीटा। ठीक है, अब ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो तो लगता है इधर बॉल इसके प्रारंभिक अवस्था में, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इनके मध्य स्थिर विद्युत बल लगता है, जिसके कारण ये क्या होती है, रिपल्सन होती है। ठीक है, ये प्रारंभिक अवस्था में तब आएगी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो स्थिर विद्युत बल और इसके मध्य रिपल्सन फोर्स जो इसके कारण ये प्रारंभिक अवस्था में, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तब ये क्या आ जाएगी, प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। तो प्रारंभिक अवस्था में एफ ई का मान किसके बराबर हो जाएगा, एफ आर बराबर कितना हो जाएगा, के थीटा। कूलाम को ये इस एफ ई का मान ज्ञात करना था, ना कि एफ आर का, कि दोनों के मध्य जो बल लगेगा वो कितना लगेगा। तो यहाँ पर एफ ई बराबर कितना आ गया, के थीटा। अब थीटा का मान तो हम क्या कर लेंगे, विक्षेप इसके द्वारा ज्ञात कर लेंगे, स्केल के द्वारा। मान किसका ज्ञात करना पड़ेगा, के का। तो 11th में हम सरल आवर्त गति की एक समीकरण पढ़ते हैं, d2i बटा dt स्क्वायर प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर y बराबर क्या होता है, 0। जहां ओमेगा 0 बराबर होता है, ओमेगा 0 स्क्वायर बराबर होता है k/m। यहाँ से ओमेगा k बराबर कितना आ जाएगा, m ओमेगा 0 स्क्वायर। k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा m ओमेगा, ओमेगा 0 का मान होता है 2πf का स्क्वायर। ठीक है, तो f का तो इसकी फ्रीक्वेंसी का हम पता कर लेंगे, जितना इसमें फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और m क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर हम उसमें हम क्या कर काम के ले रहे थे, द्रव्यमान काम में ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, एंटन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर द्रव्यमान की जगह क्या काम में लेंगे, दूसरा जड़त्व कांस्टेंट काम में लेंगे, और वो क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण आई। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के बराबर आई ओमेगा 0 स्क्वायर। के बराबर हो जाएगा आई ओमेगा 0 का मान कितना होता है, 2πf क्या हो गया, स्क्वायर। अब आई का मान, जड़त्व का मान, इसके फॉर्मूले के द्वारा क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। इस प्रकार के का मान ज्ञात हो गया, ये के का मान यहाँ रख दिया जाएगा, थीटा का मान इस स्केल के द्वारा ज्ञात कर लिया जाएगा। इस प्रकार न्यूटन ने क्या किया, एफ का मान ज्ञात किया, फिर Q/2 Q/4 को चेंज किया, फिर इन दोनों की मध्य की दूरी को चेंज किया। इस प्रकार कूलाम के द्वारा एंटन तुला का प्रयोग करके अपने निष्कर्ष पर पहुंचा तथा नियम दिया, और वो नियम कहलाता है कूलाम का नियम।